Hello everyone, welcome to Officer Bitia. We are discussing Delhi current affairs and analyses. तो देखते हैं 16th of December के कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से. सो लेट्स बिगिन विद अ डिस्कशन. जो फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट दुर्गा पूजा. जो बंगाल की फेमस पूजा है, फेमस फेस्टिवल है, उसको इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में ऐड कर दिया गया है. एंड दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया बिकॉज यहाँ पर अगर किसी भी फेस्टिवल या किसी भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को या किसी भी इंटेंजिबल थिंग को हम रिकॉग्निशन मिलता है तब इंडिया का उसमें नाम होता है. इंडिया को एक तरह से सॉफ्ट पावर जो इंडिया की वो बढ़ती है. इससे टूरिज़्म भी बढ़ता है. टूरिज़्म बढ़ेगा तो हमारा जो फॉरेन रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगा. तो इसलिए दुर्गा पूजा को पहले काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे बट इसको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था. बट अब इसको कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के अंडर डाला गया है. ओके तो ये जो दुर्गा पूजा है ये अश्विनी जो इंडियन मंथ होते हैं अश्विनी उसके महीने में इसको सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ अश्विनी. और ये फेस्टिवल अराउंड 10 डेज़ का रहता है. लेकिन लास्ट 5 डेज़ होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसी टाइम पर बहुत ज़्यादा लोगों का इन्फ्लक्स भी होता है और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन यहाँ पर की जाती है. तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स रिगार्डिंग दिस पूजा एंड ऑल्सो अबाउट इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट. पहले दुर्गा पूजा के बारे में देखते हैं. जो दुर्गा पूजा है ये एक इंडियन फेस्टिवल है, हिंदू फेस्टिवल है. दुर्गा पूजा को आप दुर्गोत्सव भी बोलते हो या फिर शरदोत्सव भी बोलते हो. तो ये दो नाम है, दुर्गोत्सव एंड शरदोत्सव. और ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ये इसलिए सेलिब्रेट करते हैं जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, महिषासुर को मारा था. उसकी विक्ट्री को मार्क करने के लिए हम दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करते हैं. और ये इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स में सेलिब्रेट होता है, सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं. इनफैक्ट ये बिहार, उड़ीसा, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड इन सभी स्टेट्स में भी सेलिब्रेट होता है. और बांग्लादेश इस पर्टिकुलर कंट्री में भी सेलिब्रेट किया जाता है. और ये जो दुर्गा पूजा है ये सितंबर और अक्टूबर के महीने में होती है अकॉर्डिंग टू ग्रिगोरियन कैलेंडर. अब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के बारे में देखते हैं. अब जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, इंटेंजिबल मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे फेस्टिवल्स है या हमारे कोई म्यूज़िक है, तो ऐसे चीज़ों को हम इंटेंजिबल बोलते हैं. टेंजिबल जिसको हम टच कर सकते हैं जैसे मॉन्यूमेंट्स है, आर्किटेक्चर है, तो वो आर्किटेक्चर ये सब टेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में आते हैं. लेकिन अभी हम इंटेंजिबल की बात कर रहे हैं. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो कल्चरल हेरिटेज है वो सिर्फ हम ऑब्जेक्ट्स और मॉन्यूमेंट्स तक ही लिमिटेड नहीं रख रहे. यहाँ पर हम जो ट्रेडिशंस हैं, लिविंग एक्सप्रेशंस हैं, जो हमें अपने एंसेस्टर से मिला है, जो हमें विरासत में मिला है, जो चलता आ रहा है, उसको भी हम इंक्लूड करते हैं. जैसे कि प्रैक्टिस हो गया, कोई एक्सप्रेशन हो गया, रिप्रेजेंटेशन, नॉलेज, इन सभी को यूनेस्को कंसीडर करता है अपनी इंटेंजिबल लिस्ट ऑफ हेरिटेज में. कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करता है एक बार दोबारा देखते हैं. यहाँ पर नॉन फिजिकल इंटेलेक्चुअल वेल्थ भी आती है जो कि फिजिकली अवेलेबल नहीं होती. जो हमारी वेल्थ है, नॉलेजेबल वेल्थ है, वो सिर्फ इंटेंजिबली अवेलेबल होती है. जैसे कि कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, बिलीव्स, नॉलेज, लैंग्वेज, इन सब को यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है. और ये जो कन्वेंशन है ये 2003 में आई थी जब बात की गई थी कि हमें अपना इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है ताकि सिर्फ हम टेंजिबल की तरफ ध्यान ना दें, इनफैक्ट इंटेंजिबल चीज़ों पर भी ध्यान दें और उसको प्रोटेक्ट किया जाए. क्योंकि जो चीज़ें इंसेस्टर से चली आ रही हैं अगर आज के टाइम में भी वो वैलिड है तो उनका अस्तित्व ख़त्म ना हो जाए, इसलिए यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है ताकि उसका प्रमोशन हो, उसका प्रोटेक्शन हो, उसका कंजर्वेशन हो और उससे जो कंट्री है उसका तो बेनिफिट होगा ही, उससे वर्ल्ड में भी पॉपुलैरिटी गेन होगी. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट्स. अब जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर हमने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स लगाए हैं और वहाँ पर इंडिया का पहला हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड भी इंस्टॉल किया गया है. ये इंस्टॉल किया है एनटीपीसी ने. कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स देखते हैं कि कहाँ पर इंस्टॉल किया गया है. ये इंस्टॉल किया गया है सिमहाद्री प्लांट में जो कि आंध्र प्रदेश में है. इसके अंदर फ्यूल बेस्ड माइक्रोग्रिड तो होगा ही बट हाइड्रोजन की प्रोडक्शन भी होगी यूजिंग एन इलेक्ट्रोलाइज़र. वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइज़र का यूज़ किया जाएगा जिससे हाइड्रोजन की प्रोडक्शन होगी और जो माइक्रोग्रिड है वो भी इंस्टॉल होगा. और इंडिया का कुछ टारगेट है कि हमें कितनी परसेंटेज या कितना जिगावाट अपना इलेक्ट्रिसिटी
प्रोड्यूस करनी है, दैट इज़ 4 गीगावाट। ओके, अब ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। जो ग्रीन हाइड्रो मोबिलिटी प्रोजेक्ट है ये एनटीपीसी का ही प्रोजेक्ट है, जिन्होंने साइन किया है विद द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख के साथ यहाँ पर साइन किया गया है और 2 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर काम कर रही हैं, एक तो एनटीपीसी और दूसरी NVVN। अब देखते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैसे होती है। हाइड्रोजन तो सुना था ना, व्हाट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन? हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन होता है जहाँ पर हम पानी को अलग करते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को उससे अलग कर देते हैं। पानी हमारा H2O से बना होता है, इसमें हम हाइड्रोजन को अलग करते हैं और ऑक्सीजन को अलग करते हैं यूजिंग एन इलेक्ट्रोलाइज़र, और ये पावर किया जाता है हमारे विंड और सोलर एनर्जी के लिए। इंडिया आज भी 85% अपना ऑयल इंपोर्ट करता है और 53% गैस को इंपोर्ट करता है। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की और ऑयल की, ताकि हमें बाहर वाली कंट्री पे डिपेंड ना होना पड़े, हम खुद ब खुद वो प्रोड्यूस कर लें। इसलिए वी आर ट्राइंग ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस की जाए। अब इम्पॉर्टेंट देखते हैं, वाई द प्रोजेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑब्वियसली जो अगर हमारा प्रोजेक्ट कामयाब हो रहा है तो जो लार्ज स्केल हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज है वो हो जाएगा। ऑल्सो यहाँ पर जो माइक्रो ग्रिड्स हम डिप्लॉय कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर हैं, तो उनको स्टडी करने में भी काम आएगा। और यहाँ पर जो डीकार्बनाइजेशन का हमारा इनिशिएटिव है कि हमें जो कार्बन एमिट करने वाले इनिशिएटिव पर ध्यान नहीं देना है, हमें वो काम करना है जहाँ पर हमारी ग्रीन एनर्जी यूज़ हो रही हो, जहाँ पर हमारे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स यूज़ हो रहे हों। और बेसिकली ये जो ऐसे रीजन्स जहाँ पर पहुँचना मुश्किल होता है, जिनका टफ टेरेन होता है, जैसे कि लद्दाख का एरिया है, जो वहाँ पर हम इंस्टॉल कर रहे हैं। और इंडिया का जो मिशन है कि हमें कार्बन न्यूट्रल स्टेट होना है बाय 2070, कि हमारा जो कार्बन प्रोडक्शन है वो उसको हमें कोशिश करना है कि वो मिनिमम से मिनिमम हो सके, और जो कार्बन न्यूट्रल टेरिटरी है हम लद्दाख को बना सके कि लद्दाख में कोई भी कार्बन एमिशन ना हो। तो ये हमारे टारगेट्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने विजुलाइज किए हैं। अब इंस्टॉल कैपेसिटी देखते हैं एनटीपीसी की, कितना जो पावर प्लांट है कितनी इसकी कैपेसिटी है, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। 70 पावर प्लांट्स यहाँ पर लगाए गए हैं जिनकी कैपेसिटी है 67.907 गीगावाट। 18 गीगावाट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जो एनटीपीसी का एम है वो यही है कि हमें 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाना है बाय 2032। अभी सिर्फ हमारी कैपेसिटी 4.7 है, तो आप देख सकते हो अभी 4.7 से हमें 60 तक जाना है, तो हमारे पास सिर्फ मैक्सिमम 10 साल है। अभी 2022 आ गया, तो बाय 32 तक 10 सालों के अंदर हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है 4.7 से 60 गीगावाट ऑफ एनर्जी हमें यहाँ पर प्रोड्यूस करनी है। नाउ लेट्स सी अबाउट सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट। ये कोल फायर्ड पावर प्लांट है, कोल से चलता है, जो कि विशाखापट्टनम में सिचुएटेड है। और जो ये कोल है इस पावर प्लांट में यूज़ की जाती है वो आती है कलिंगा ब्लॉक ऑफ टलचेर कोल फील्ड्स, जो कि उड़ीसा में है। तो उड़ीसा से यहाँ पर कोल सप्लाई किया जाता है, एक तरह से नेशनल एसेट है, और जो पावर है वो भी जनरेट की जाती है, और डिफरेंट स्टेट्स में इसको परचेज और सेल का भी काम होता है। नेक्स्ट इज अबाउट प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना। जो हमारी योजना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको एक्सटेंड कर दिया है 2021 से 2026 तक। तो हमारी काफ़ी सारी स्कीम्स एक्सटेंड हो रही हैं अब, बिकॉज उनकी जो कामयाबी है, उनकी जो सक्सेस है वो हमें दिख रही है, हमें दिख रहा है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है हमारे एग्रीकल्चर में, फार्मर्स को भी बेनिफिट हुआ है, इसलिए हम उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ पर फाइनेंस गिवन है कि कितना हमने लगाया है, कितना जब स्कीम लॉन्च हुई थी कितना टोटल आउटले था, कितना अनयूज्ड है, तो ईच एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड हेयर। जो स्कीम है यहाँ पर 3 हमारे पास कंपोनेंट्स आते हैं, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, वाटरशेड डेवलपमेंट एंड हर खेत को पानी प्रोग्राम। तो 3 कंपोनेंट्स हैं, इन तीनों को भी 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले देखते हैं एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। ये भी एक तरह से कृषि विकास स्कीम का ही फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हम फार्मर्स को फाइनेंस देते हैं ताकि वो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में काम कर सके। यहाँ पर 60 जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो तो कंप्लीट हो गए, लेकिन नए प्रोजेक्ट्स को भी लेकर आया गया है। और यहाँ पर
एडिशनल टारगेट्स भी दिया है कि हमने कितना एडिशनल इरिगेशन करना है, दैट इज़ अबाउट 13.88 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड हैज़ टू बी इरिगेटेड, जो भी हमें एडिशन को इरिगेट करना है। पहले हम ट्यूबवेल्स के थ्रू जो फील्ड है उसको इरिगेशन देते थे, लेकिन उससे क्या हुआ, हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो ख़त्म होता जा रहा है, हमारी जो लैंड है वो ड्राई होती जा रही है। इसलिए हमें यूज़ करना चाहिए ड्रिप इरिगेशन या ऐसे इरिगेशन सिस्टम जहाँ पर पानी की सबसे कम यूज़ हो और सिर्फ पानी एट सोर्स पे यूज़ हो सके। एट सोर्स का मतलब कि जितना हमें पानी जहाँ पर ज़रूरत है डायरेक्टली, अगर हमें पानी उनकी जो प्लांट्स है रूट्स को देना है तो हम सिर्फ पानी डायरेक्टली उसकी रूट्स को दें, ना कि जो हमारा फील्ड है वो वाटर स्टैग्नेट कर ले। तो इट इज़ बेटर कि अगर हम एट सोर्स एट पॉइंट पानी को सप्लाई करें। नेक्स्ट इज़ अबाउट हर खेत को पानी, बाय द नेम इटसेल्फ कि हर खेत जितने भी फार्म हैं उनको पानी मिलना चाहिए। और यहाँ पर जो फिज़िकल एक्सेस है फार्म का या फिर जो कल्टिवेबल एरिया है उसको इंश्योर करना है कि हमारी जितनी खेती वाली ज़मीन है उसको पानी मिले, उसको रेगुलर सप्लाई ऑफ इरिगेशन मिले। ये नहीं होना चाहिए कि हमारी क्रॉप सिर्फ मानसून डिपेंडेंट रहे, जब मानसून नहीं भी है तब भी हमारे पास इतना पानी होना चाहिए कि हम अपने खेतों को इरिगेट अच्छे से कर सकें। यहाँ पर ये भी बात होती है कि हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको कैसे हमें रिस्टोर करना है। जैसे अगर मानसून आ रहा है तो बारिश हो रही है तो हमें पानी को कैसे इकट्ठा करना है ताकि जब मानसून ना रहे हम उसको यूज़ कर सकें। सरफेस माइनर इरिगेशन का भी यहाँ पर प्रोविज़न है जिसका टारगेट है कि हमें 4.5 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड को भी इरिगेट करना है। नेक्स्ट इज़ अबाउट वाटरशेड डेवलपमेंट। वाटरशेड डेवलपमेंट का मतलब है कि जो हमारे रेन फेड एरियाज़ हैं जहाँ पर पानी होती है तो हमें वहाँ पर पानी कई बार फ्लड आ जाती है तो हमें उसको बचाना है और हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करना है। और जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं वाटर हार्वेस्टिंग की, वाटर को कैसे कंजर्व करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, तो ईच एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। जो वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट है ये 49.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन को कवर करेगा और जो डिग्रेडेड लैंड है जो ख़राब हो चुकी है उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, दैट विल बी 2.5 लाख हेक्टेयर अंडर प्रोटेक्टिव इरिगेशन इन 2021 टू 2026। तो अभी ये नया कंपोनेंट इंक्लूड किया गया है कि जो हमारी ज़मीन बंजर हो चुकी है हमें उसमें भी इरिगेशन के प्रोविज़न लाने हैं ताकि उसको भी हम कल्टिवेबल लैंड की तरह यूज़ कर सकें। नाउ अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में देखते हैं। ये लॉन्च 2015 में हुई थी। ये एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है जहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ग्रांट्स देती है स्टेट गवर्नमेंट्स को ताकि कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ की जाए। एंड इसके दो मेजर कंपोनेंट्स हैं दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इरिगेशन एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम एंड हर खेत को पानी। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज अबाउट नासा पार्कर प्रोब एंटर सन्स कोरोना। दिस इज़ अ मेजर अचीवमेंट जो नासा के सोलर प्रोब ने यहाँ पर की है। जो हमारा सन का एटमॉस्फेयर होता है, दिस इज सपोज सन, तो उसका जो आउटर लेयर होती है उसको हम कोरोना बोलते हैं। तो जो पार्कर प्रोब है वो कोरोना में एंटर कर चुका है और ये पहला ऐसा मिशन होगा जो सन को स्टडी करने में कामयाब हो सकता है, क्योंकि सन इतना ज़्यादा हॉट गैसियस होता है कि यूजली जो एलिमेंट्स होते हैं वो जल जाते हैं, दे जस्ट गेट हीटेड अप। बट अभी सोलर प्रोब मेल्ट नहीं हुआ एंड ये अभी भी अपना जो मिशन है उसको पूरा कर रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट न्यूज़। जो कोरोना है वो आउटर लेयर होती है सन की, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं जो प्लाज्मा और जो सोलर विंड्स होती हैं उससे प्रिवेंट करता है। अप्रैल में जो स्पेस कार्ट है अभी एल्फ्रन पॉइंट्स पर ही रिवॉल्व कर रहा था लेकिन अब इसने कोरोना में एंटर कर दिया है। जो एल्फ्रन पॉइंट है वो वाला पॉइंट होते हैं जब सोलर हमारी जो विंड्स होती है, जो हमारा सन होता है इससे सोलर विंड्स निकलती हैं। जब हमारी सोलर विंड्स बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है तब ये एक ऐसे पॉइंट पर आता है जब हमारा सन का कोरोना है वो ब्रेक हो जाता है और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ब्रेक हो जाती है ताकि हमारे पास स्पेस मिल जाती है ताकि हम सन के कोरोना में एंटर कर सकें। ओके, नाउ हेयर यू कैन सी दिस इज़ योर सन एंड दिस इज़ पार्कर सोलर प्रोब जो कि इतनी पास आ गया है एंड इतनी पास से हमें इमेज भी इसने सेंड किया है। जो पार्कर सोलर प्रोब है बेसिकली इसका मिशन था कि सन को टच करना, 2018 में लॉन्च हुआ था और इसका यही मेन मोटिव है कि हमें
स्टडी करना है कि सन से एनर्जी कैसे निकल रही है, कैसे इतनी तेज़ निकल रही है, और जो सोलर विंड है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है। स्ट्रक्चर को समझना है सन के, प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड को भी समझना है। ऑल्सो कि जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं वो कैसे जनरेट होते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है, उन सबको ये स्टडी करेगा। अब सन के बारे में देखते हैं। जो सन है उसके थर्ड लेयर को हम कोरोना बोलते हैं, और ये हमें तब दिखती है जब सोलर एक्लिप्स होता है। आपने देखा होगा जब सोलर एक्लिप्स होता है और मून अगर सन के ऊपर आ रहा है तब सिर्फ एक आउटर लेयर दिखती है, दैट इज़ योर कोरोना। ओके, सो दिस इज़ योर सन ट्रांजेक्टरी डिज़ाइन एंड स्पेसक्राफ्ट, कि कैसे कैसे ये काम करेगा, कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स हैं, क्या क्या ये व्यू लेगा, तो ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड हेयर। अब पार्कर सोलर प्रोब के बारे में देखते हैं। इसको लॉन्च 2018 में किया गया था ताकि सन के कोरोना को स्टडी किया जाए, और इसका एम है कि सन का जो 9.86 सोलर रेडियाई है वहाँ तक पहुँच सके, और बाय 2025 ये सबसे क्लोजेस्ट पहुँच जाएगा। और ये अभी तक पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो लो सोलर कोरोना तक एंटर कर चुका है। अब बैकग्राउंड देखते हैं, यहाँ पर कोस्ट वगैरह दी गई है कि जो इसका प्रोजेक्ट कोस्ट है, इसको अनाउंस 2009 में किया गया था, लेकिन इसकी कोस्ट है 1.5 बिलियन $। ये बिल्ड किया गया है जॉन हॉकिंग यूनिवर्सिटी के द्वारा, एंड जो नासा है उसका ये मिशन है, और ये नेम किया गया है आफ्टर अ लिविंग पर्सन, दैट इज़ यूगोन न्यूमैन पार्कर, ताकि इनको हम ऑनर दे सकें। अब कुछ सोलर कोरोना के बारे में देखते हैं कि है क्या ये। जैसे कि हमने पढ़ा इट इज़ आउटर लेयर, लेकिन इसके बाद देखते हैं कि जो सन का कोरोना है ये एक तरह से ऑरा है प्लाज्मा का। जो प्लाज्मा है उसी का ऑरा होता है, उसी से, सपोज दिस इज सन, दिस इज प्लाज्मा एंड दिस इज योर कोरोना। तो जो प्लाज्मा है इसका ऑरा है, यहाँ पर एनर्जी जो लाइट एमिट हो रही है तो उसी को हम कोरोना बोलते हैं, जो हमें सोलर एक्लिप्स के टाइम पर भी दिखाई देता है, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड होती है स्पेस में। इसको हम कोरोनोग्राफ के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आयोनाइजेशन होता है कोरोना में, और जो प्लाज्मा का टेम्परेचर होता है दैट इज़ 100,000 केल्विन। तो आप खुद देख सकते हो कितना ज़्यादा इसका 10 लाख केल्विन तक टेम्परेचर पहुँचा जा सकता है, और ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है एज़ कम्पेयर टू द सर्फेस ऑफ द सन। तो हमारा कोरोना सबसे ज़्यादा हॉट होगा देन द सन इटसेल्फ। तो आप देख सकते हो जो पार्कर सोलर प्रोब है उसने कितनी बड़ी अचीवमेंट यहाँ पर हासिल की है। नेक्स्ट इज़ अबाउट होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलबींग। तो यहाँ पर जो हमारे यूनियन मिनिस्ट्री है उन्होंने रिकमेंड किया है कि कैसे हमारी जो हेल्थ है उसको हमें ध्यान देना है होलिस्टिकली और वेलबींग पर भी। और जो प्रिवेंटिंग मेजर्स है जो हमने कोविड-19 के टाइम पर लिया था या लॉन्ग कोविड-19 के टाइम पर लिया था वो हमें कंटिन्यू रखने पड़ेंगे। मिनिस्टर ने रिकमेंड किया है कि हमें सिस्टमेटिक इम्यूनिटी को बढ़ाना है। जो लोकल म्यूनिसिपल इम्यूनिटी है उसको तो बढ़ाना ही है, लेकिन हमें कुछ प्रिवेंटिव कोर्सेज को भी लेना है, जैसे कि फ्यूमिगेशन, मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना है, मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना है। और गवर्नमेंट ने रेसिपी भी शेयर की है कि ऐसे फूड हमें खाने चाहिए जो ईजिली डाइजेस्ट हो सके, जैसे कि मूंग दाल की खिचड़ी एंड मुग्धा युषा। ओके, तो हमें जो मिनिस्ट्री है वो एडवाइस दे रही है कि कोविड की थर्ड वेव में भी एक्सपेक्टेड है, तो इट इज़ बेटर आप अभी से अपना ध्यान रखना शुरू कर दो, सिर्फ खाने पीने का नहीं, इनफैक्ट अपनी हेल्थ का भी, इनफैक्ट अपने माइंड का भी, अपनी बॉडी का भी, अपने सोल का भी, अपनी वेलबींग का। तो ओवरऑल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं होलिस्टिक हेल्थ में क्या क्या आता है। होलिस्टिक हेल्थ में बॉडी आती है, माइंड आती है और स्पिरिट आती है। यहाँ पर डायग्राम दिया गया है कि यहाँ पर इमोशनल हेल्थ वेलबींग की भी बात करते हैं, फिजिकल, सोशो कल्चरल, फाइनेंशियल, इन्वायरमेंट, ऑक्यूपेशनल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल वेलबींग। तो हम इन सब की बात कर रहे हैं कि हमें अपना जो इन्वायरमेंट है उसको हेल्दी बनाना है। अब कुछ कंसेप्ट के बारे में देखते हैं। यहाँ पर सेल्फ केयर ऑफ इंडिविजुअल्स पर फोकस देता है कि जो इंडिविजुअल है उनको खुद का ध्यान रखना है, ताकि जो लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जितने भी डायमेंशंस है, हम उसको बैलेंस कर सकें। हेल्दी लाइफस्टाइल पर फोकस किया जा रहा है, और जो आयुष प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, आयुष प्रिवेंटिव केयर है, उसको भी ध्यान में रखना है। लोकल म्यूजिकल इम्यूनिटी भी हमें बढ़ानी है। ओके, ऑल्सो यहाँ पर पिक्टोग्राफिक प्रेजेंटेशन भी दिखाई जाएगी, कैसे जो आयुष की प्रैक्टिसेस हैं उसका यहाँ पर पिक्चर प्रेजेंटेशन होगा, ताकि जो लोग हैं अपने जो रिस्पॉन्सेज हैं चाहे वो रिलेशनशिप में हो वो
अच्छे से मैनेज कर सके, खाने का भी वो समझ सके कि कौन सा खाना अच्छा है, कौन सा जो बुरा है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारे इम्यूनिटी के लिए, न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन के लिए भी। योगासन्स को प्रमोट करने की बात की गई है, जो कि हमने प्रैक्टिस किया था कोविड-19 के टाइम पे। नेक्स्ट इज अबाउट रुपे कार्ड एंड भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, उन्होंने एक स्कीम जो यूपीआई कार्ड और रुपे कार्ड और यूपीआई ट्रांजैक्शन को इंक्रीज कर रही है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने 1300 वर्थ करोड़ की इंसेंटिव दिया है इस पर्टिकुलर स्कीम में। एक तरह से गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है। जो हमारी लो भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन होती है वो 2000 तक ही होती है इंडिया में, और यहाँ पर गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करती है बैंक्स को, ताकि उनको कुछ परसेंटेज दिया जाए अगर उनकी कुछ ट्रांजैक्शन हो रही है। और ये ट्रांजैक्शन की जाती है रुपे कार्ड से, रुपे डेबिट कार्ड्स एंड यूपीआई ट्रांजैक्शन से। इससे क्या होगा, जहाँ पर हमारा भी डिजिटल इंक्लूजन नहीं हुआ, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हुआ, जैसे कि विलेजेस हैं या फार फ्लंग एरियाज़ हैं, ताकि हमारा जो पेनिट्रेशन है वो इस एरिया में भी, जहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी कम होती है या फिर हमारी डिजिटलाइजेशन कम है, लोगों को नॉलेज कम है, उनको पता ही नहीं है कि हमारा ये सिस्टम काम कैसे करता है, आप ऑनलाइन पेमेंट कैसे कर सकते हो। तो इन केसेस में भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि वहाँ तक हमारा जो सिस्टम है वो पेनिट्रेट हो सके और लोग बिना बैंक जाए अपने ट्रांजैक्शन को अच्छे से कर सकें। यहाँ पर अनबैंक्ड एंड मार्जिनल पॉपुलेशंस को भी हेल्प किया जाएगा। बैकग्राउंड देखते हैं, जो स्कीम है ये बजट 21-22 में लॉन्च किया गया था, ताकि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन इंडिया में वो बूस्ट हो सके। नाउ लेट्स रीड अबाउट भीम, दैट इज़ भारत इंटरफेस फॉर मनी। एक तरह से इंडियन मोबाइल ऐप है जो एनपीसीआई ने डेवलप किया है, दैट इज़ नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और ये यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन को ही हैंडल करता है। इसको 30 दिसंबर 2016 में लॉन्च किया था, द सेम ईयर जब डीमोनेटाइजेशन भी हुआ था। यहाँ पर क्या किया जाता है, जो आप मनी है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हो बिटवीन 170 मेंबर बैंक्स ऑफ एनी टू पार्टीज़। कोई भी दो पार्टीज़ के अगर 170 बैंक्स हैं तो आप इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हो। यूपीआई के बारे में देखते हैं, ये एक तरह से रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, ये भी एनपीसीआई ने डेवलप किया है। यहाँ पर इंटर बैंक पर्सन टू मर्चेंट, दैट इज P2M ट्रांजैक्शन होती है, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होती है। या तो पर्सन बैंक से कर रहा है ट्रांजैक्शन, या पर्सन किसी और फ्रेंड से या किसी और पर्सन से ट्रांजैक्शन कर रहा है, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन उसको बोलते हैं, तब भी ये वैलिड है। और ये रेगुलेट करते हैं आरबीआई, और यहाँ पर इंस्टेंटली फंड्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं दो बैंक अकाउंट के बीच में थ्रू मोबाइल ऐप। सिंपली आपको ये यूपीआई की ऐप डाउनलोड करनी है, भीम यूपीआई, और ईजिली आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। अभी काफ़ी सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं या ऐप्स हैं वो हमें यूपीआई का ऑप्शन देते हैं, जैसे पेटीएम है जो कि प्राइवेट है, जैसे कि गूगल पे है, जैसे कि अमेज़ोन है। तो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज जो हमें यूपीआई के ऑप्शन देती हैं, बट इट इज़ बेटर कि अगर हम गवर्नमेंट का ही यूज़ करें। Okay, so this is all about today's session. I hope you like the session. If you have any doubt, do let us know in the comment section, and you can also write us to us at info@officerbitia.com. We'll also provide you some practice questions जिसको आप evaluate भी करा सकते हो. And don't forget to like, share and subscribe to our channel. So thank you.